हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिसको हमने मैकेनिक्स में लास्ट ईयर भी इसको स्टडी किया था। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज मास सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज मास सिस्टम यानी कि अब हम दो बॉडीज लेंगे, दोनों को एक स्ट्रिंग से अलग अलग इस टाइप से, जैसे एक मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इसके साथ मैंने एक बॉडी को अटैच कर दिया है। ऐसे ही एक दूसरी स्ट्रिंग होगी और उसके साथ भी मैंने एक बॉडी को अटैच कर दिया है। जो बॉडीज हैं उनके मास सेम हैं और दोनों पर इक्वल चार्ज गिवन है। इन दोनों को मैं एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा। जब मैंने इसको कंसिडर किया कि L लेंथ की ये स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है मेरे पास L लेंथ की, जिन पर मैंने दो बॉडी जिनके मास इक्वल हैं M और M, और दोनों पर इक्वल चार्ज कितना है, Q है। अगर इन दोनों स्ट्रिंग को एक ही पॉइंट से मैं अटैच कर देता हूं, तो इन दोनों में लाइक चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज प्लस Q या माइनस Q है। दोनों तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों लाइक चार्ज है। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों चार्ज लाइक चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद में जो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पे मैंने इनको जोड़ दिया है। एक स्ट्रिंग जो है उस पर जो मास है वो ऐसे आ जाएगा, और दूसरी स्ट्रिंग पर जो मास है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये वाला, इस पर मास m, इसका मास भी m है। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू गिवन है कितनी, Q, और इस पर भी चार्ज कितना गिवन है, Q। अब यहाँ पर ये जो इसका ठीक वर्टिकल लाइन मैंने बना दी है, यहाँ से इसका एंगल कितना कंसिडर कर लिया हमने, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। ये लेंथ भी आपको गिवन है कितनी, L है। और ये जो सेपरेशन दोनों में हुआ है यहाँ पर ये सेपरेशन यहाँ तक, उसको मैंने कह दिया है कितना, x। x यहाँ पे ये सेपरेशन है दोनों के बीच का। ये सेपरेशन क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों कैसे थे, लाइक चार्ज थे, और लाइक चार्ज होने की वजह से दोनों में रिपल्शन हुआ, और दोनों में इस टाइप से वर्टिकल से कितना एंगल बना लिया है इन्होंने, थीटा एंगल बना लिया है। अब इस कंडीशन में इसमें यहाँ पर इस स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, और उस टेंशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टेंशन। वो टेंशन यहाँ पे कितना है, T है, और एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन, एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन ये आपको गिवन है कितना, थीटा, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये आपको गिवन है कितनी, L। उसके बाद में और क्या गिवन है, मास, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, मास गिवन है कितना, M, और चार्ज जो गिवन है वो कितना है, Q। ये सब मेरे को गिवन है, यानी कि इसमें टेंशन को तो मैं T बता रहा हूं, टेंशन गिवन नहीं है, टेंशन मैंने T बता दिया है, इसमें टेंशन होगा। एंगल गिवन है आपके पास, या हो सकता है नहीं है, लेकिन मैंने इसमें कंसिडर किया है जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, T होगा। ये गिवन में जो ये वाली है कि L तो इसकी लेंथ आपके पास गिवन है, M इस ब्लॉक का मास है, और Q इस ब्लॉक पर क्या है, चार्ज है। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन ये वाली चीजें हैं, ये गिवन है, इसको मैं कह रहा हूं गिवन। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉडी एंड चार्ज ऑन बॉडी, दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड में और लाइक चार्ज है, और दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, दोनों के मास सेम है, M और M। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ये यहाँ पर दोनों में रिपल्शन होगा और ये इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाएंगे। देखिए डियर, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो ये यहाँ पे आके रुकते नहीं, ये कहाँ पे आते, ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट करती है और ये कहाँ पे आ जाते, इस पॉइंट पर आ जाते।
अगर इन दोनों में रिपल्शन नहीं होता उस केस के अंदर ये यूं दूर नहीं रहते, इनमें सेपरेशन नहीं रहता, ये एक जगह पे आ जाते हैं। ये जो रिपल्सन है ये इन पे एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से दोनों में क्या क्रिएट हो गया है, एक सेपरेशन बन गया है। अब हम क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में पहला आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम जब होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। देखिए इस क्वेश्चन में मैं देख सकता हूँ कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो मैंने आपको 11th क्लास में FBD बनाना बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक को ले लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, उस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे बताइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा mg, जिसको मैं W कह रहा हूँ, इसका वेट। सबसे पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को मेंशन करते हैं और उसके बाद में हम कौन सा फोर्स मेंशन करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में एक तो हो गया है आपका ये वाला, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट में कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो इसमें इस साइड में लग रहा है। देखिए ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये हो गया Fe। कौन कौन से फोर्स बताए मैंने, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें एक तो W है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, Fe है। दोनों की डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी है, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये रिपल्सन है इसलिए ये आउटवर्ड है। उसके बाद में एक तीसरा फोर्स और लग रहा है, टेंशन। तो मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स जो है वो ऐसे हो जाएगा, ये 11th क्लास में मैंने आपको सब बता दिया था। तो ये इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, W, Fe और ये T। देखिए अगर उसका जो अगला स्टेप अपन लेते हैं तो अगले स्टेप में जब सारे फोर्स मेंशन हो जाते हैं तो हम फोर्सों को क्या करते हैं, रेजुलेशन करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में, ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, ये वाला एक्स और वाई में है, तो मैं इसका रेजुलेशन कर देता हूं। तो देखिए ये वाला मैं इसका रेजुलेशन करूंगा तो ये इस टाइप से, इसमें 2 जगह पर मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए ये यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये देखिए n बन रहा है, ये थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया इसका, t cos थीटा। जहां से एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया t cos थीटा। और ये वाला कितना हो गया, t sin थीटा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने ग्रेविटी दिखाया, उसके बाद में और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, Fe था, उसको मेंशन किया। उसके बाद में कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था, T था। सारे फोर्सेज को मैंने मेंशन किया और उसके बाद में मैंने रेजुलेशन किया, यानी कि इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू को बताया। तो ये इधर हो गया इसका कंपोनेंट t cos थीटा, जहां से थीटा एंगल बनता है वो cos थीटा हो गया, और ये वाला हो गया इसके परपेंडिकुलर t sin थीटा। अब हमें पता है कि इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो नेट फोर्स कितना होता है, आपको पता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो सिग्मा F इज इक्वल टू कितना होता है, Fx इज इक्वल टू 0, और सिमिलरली सिग्मा Fy इज ऑल्सो इक्वल टू 0। When body is in equilibrium, the net force at that body at that instant will be 0, means sigma Fx is equal to 0, sigma Fy is equal to 0। ये 11th क्लास में मैंने आपको बता रखा है। सिग्मा Fx is equal to 0 मैं लेता हूं तो देखिए ये हो जाएगा Fe माइनस t sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया Fe माइनस t sin थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये हो गया t cos थीटा, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, माइनस mg इज इक्वल टू 0। mg को हम w भी बोल सकते हैं। यहां से देखिए t sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, t sin थीटा की वैल्यू यहां पे आ गई है, t sin थीटा इज इक्वल टू Fe, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे से t cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, mg, और इसको मैं w बोल सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको आंसर इनकी फॉर्म में देना है। किसकी फॉर्म में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास एंड चार्ज, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। ये गिवन है तो इनकी फॉर्म में मुझे आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि इस कंडीशन में, यानी कि जब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, उस केस में इन जो स्ट्रिंग्स हैं इन पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी व्हेन बोथ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो टी मुझे कैलकुलेट करना है। टी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस पर नेट फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स को कितना कर दिया है, 0 कर दिया है नेट फोर्स को। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और डब्ल्यू। तो मैं इक्वेशन 1/2 या आप सीधा इसमें यहाँ से 1/2 नहीं करके इसको हम कर देंगे टी की इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा मेरा नाउ इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू वेट है एम जी, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई है और ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। ये टी जो मेरे पास आया है, यानी कि इक्विलिब्रियम में जो टेंशन की वैल्यू आई है वो है रूट एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको रट लेना है, रटो इसको। यानी कि मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो स्ट्रिंग हैं, दोनों से ब्लॉक आइडेंटिकल मास कनेक्टेड हैं और दोनों पर लाइक चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो उन दोनों के बीच में यूं ऐसे सेपरेशन आ जाएगा, और जब वे इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उस कंडीशन में स्ट्रिंग पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको आंसर देना है T इज इक्वल टू रूट एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ ई को आप लिख सकते हैं कितना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि x भी आपके पास आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे r जो है वो x है, Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड है, और k जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर इसके बीच में वैक्यूम है तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर फिलअप कर देंगे। अगर कोई मीडियम है तो उस हिसाब से उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया है T इज इक्वल टू रूट एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक टेंशन का फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया है। उसके बाद में आपसे पूछे कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय बॉडी फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, ये इधर एफ ई है। दूसरा मुझे यहाँ पे थीटा को कैलकुलेट करना है। थीटा क्या है, देखिए थीटा जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन आ रही है उस कंडीशन में यहाँ पर वर्टिकल से इसकी क्या है, वर्टिकल से इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैं कह रहा हूँ थीटा। अब इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास दो इक्वेशन आई थी। देखिए दो इक्वेशन कौन कौन सी आई थी, एक तो था टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा था टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। अगर मैं इसको लिख दूं 1, इसको लिख दूं 2 और इसको लिख दूं 2/1, इक्वेशन 2/1 अगर लेता हूं तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी और एफ ई बाई डब्ल्यू। यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्ल्यू, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, टेन इनवर्स एफ ई बाई डब्ल्यू। ये यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कब, व्हेन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है उस कंडीशन में
जो वर्टिकल से जो एंगल बना रही है ये स्ट्रिंग थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू FE बाई W। इसको भी आपको रट लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो बार बार इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट उसमें फॉर्मूले में रख देंगे कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है दो चार्ज में ऐसे, तो tan थीटा जो एंगल जो थीटा आपसे पूछता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FE बाई W, तो tan थीटा इज इक्वल टू FE बाई W और t इज इक्वल टू रूट FE स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। अब आपसे पूछ ले कि ये x कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये वाला x। तो थर्ड मेरा इसी में क्वेश्चन है कि इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों के बीच में सेपरेशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेपरेशन व्हेन बोथ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैं इसको ये मान सकता हूँ, ये यहाँ तक कितना ले लूँ मैं इसको x/2, ये सेंटर से मैंने इसको कितना ले लिया है x/2। देखिए ये एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ मेरे पास गिवन है कितनी है, L है, ये यहाँ पर कितना है L है। तो मैं इसमें क्या ले सकता हूँ, देखिए साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लेते हैं अपन, क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया है। तो मुझे यहाँ पर साइन थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लेता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया है x/2 अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया है बाई L। क्योंकि ये L मेरे पास गिवन है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि L यहाँ पे गिवन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/2 बाई L, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x/12। किसकी वैल्यू आ गई है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, और ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 साइन थीटा। x इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट हमने कर ली है। अगर हम थीटा को स्मॉल मानते हैं, कब, जब l की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, x की कंपैरिजन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा को मैं कितना मान लूँगा, tan थीटा मान सकता हूँ। देखिए अगर ये l जो मैंने लिया है, L मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, तो थीटा की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हम उस कंडीशन में साइन थीटा को अप्रॉक्स कितना कर देंगे, tan थीटा कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, tan थीटा आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 12 tan थीटा। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको बता सकता हूँ। इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से x/12 जो आ रहा था, जिसको हमने कहा था साइन थीटा, और अब हम यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x/12 साइन थीटा है। अगर ये कंडीशन में लगाता हूँ l बहुत ही ज़्यादा है x से, तो थीटा की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। उस कंडीशन में x/12 इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने, tan थीटा कर दिया, और tan थीटा कितना है, FE/W है, तो ये हो गया x/12 इज इक्वल टू FE/W। x/12 इज इक्वल टू FE/W, और ये हो गया x इज इक्वल टू FE इंटू 12/W। ये मैंने कर दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। KQ बाई कितना कर देंगे इसको, R स्क्वायर या x स्क्वायर कर देंगे इसको। देखो ये x, इसको मैंने FE को कर दिया है KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू 12/W को कर दिया है मैंने कितना, mg। FE यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर सेपरेशन कितना है, x है, तो हमने लिख दिया इसको KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और ये 12/mg। देखो इसको x स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये हो गया फॉर्मूला यहाँ पर कितना, x क्यूब इज इक्वल टू KQ स्क्वायर इंटू 12/mg। KQ स्क्वायर
इंटू 12/mg और x इज इक्वल टू लेते हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आ गया KQ² इंटू 12/mg और ये पावर आ गई 1/3। ये तो ऐसे हम x को भी सॉल्व कर सकते हैं, KQ² इंटू 12/mg। ये सब वैल्यूज गिवन है आपके पास, Q भी गिवन है, L भी गिवन है, M भी गिवन है और G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो आपको पता है। तो ये इस टाइप से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें केस देखते हैं हम, इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे, इसमें इन दोनों के बीच में कोई एक मीडियम फिलअप कर देंगे जिससे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी चेंज हो जाएगा और वेट भी जो है वो रियल नहीं हो करके अपीरेंट वेट हो जाएगा, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो केस फर्स्ट जो है उसमें कह रहा है इन अबाउ सेटअप, इफ अबाउ सेटअप इज टेकन इनटू कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, अगर वेटलेसनेस है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर वेटलेसनेस है यानी कि केस फर्स्ट जो कह रहा है, केस फर्स्ट, और उस केस फर्स्ट में ये कह रहा है कि बॉडी जो है उसका मास बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। अगर ऐसे दे दे कि दो ब्लॉक इस टाइप से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में है और मैग्नीट्यूड ऑफ जो मास जो है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, यानी m इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर ये होता है तो आपको पता है W इज इक्वल टू mg है और ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से ये फॉर्मूला देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, Fe/W आ रहा है। तो देखिए ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू Fe/W। और इस केस में, इस स्पेशल केस में जहाँ पर बॉडी का मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा Fe/0 और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। अब आपको पता है कि tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू हमें कितना करना होगा, 90 करना होगा। अगर हम थीटा 90 करते हैं तो ही यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है tan थीटा की वो कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। तो थीटा 90 डिग्री बन जाएगा इस केस में, यानी कि जब बॉडी का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो वर्टिकल से ये जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि ये डायग्राम जो है वो कुछ यूँ बन जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये एक ब्लॉक तो चला जाएगा इधर, ये L और ये वाली भी हो जाएगी L, क्योंकि ये भी यहाँ से 90 डिग्री एंगल हो गया और ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। कौन से वाले केस में, जब मास को हम कितना मान रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान रहे हैं। तो मास अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में ये इस टाइप से बन जाएगा, यानी कि दोनों जो स्ट्रिंगें हैं वो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएंगी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब आपको सीधा सीधा इसमें दिख रहा है x का जो फॉर्मूला अपन ने निकाला था, x इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ये तो हमने स्पेशल केस लेके बनाया था कि थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है। अदरवाइज इसमें जो हमने पहले लिखा था x इज इक्वल टू लिखा था हमने 2L साइन थीटा, x इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना बन गया है इस केस में, यहाँ पे इस केस में थीटा कितना बन गया है, 90 डिग्री बन गया है। थीटा को मैं 90 डिग्री रखता हूँ तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2L। यानी कि इस केस के लिए x की जो वैल्यू है, इस स्पेशल केस के लिए वो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2L बन जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 90 डिग्री बन जाएगी। तो ऐसे इस स्पेशल केस को मैं बता सकता हूँ, यानी कि बॉडी का वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी को मासलेस कंसीडर किया है। वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो टेंशन कितना हो जाएगा, देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू रूट Fe स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। इस वाले केस में, इस वाले केस का मतलब जब W अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना है, 0 है,
जब W अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन में आपका टेंशन कितना हो जाएगा इस स्ट्रिंग में, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू रूट Fe स्क्वायर प्लस W स्क्वायर होता है, जिसमें W को मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया है। तो ये T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fe हो जाएगा, T इज इक्वल टू Fe, और Fe हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, T इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और x को हम कितना कर देंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू T इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर को हम लिख देंगे 4L स्क्वायर। तो ये हो गया टेंशन इस कंडीशन में, KQ स्क्वायर, x को मैंने 12 लिख दिया, ये 12 स्क्वायर, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस स्पेशल केस में जब W इज इक्वल टू 0 है, उस केस में जो दोनों जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। तो इस टाइप से हम एक स्पेशल केस को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस था। अब जो नेक्स्ट केस जो हमारा है उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि जो ये ब्लॉक बॉडी जो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, इसमें ये कह रहा है इन अबाउ सेटअप, इफ अबाउ सेटअप इज टेकन इनटू अ लिक्विड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, यानी कि इन दोनों के बीच में एक मीडियम को फिलअप कर दिया गया है, ये एक मीडियम फिलअप कर दिया है। ये केस सेकंड बता रहा हूं मैं आपको, केस सेकंड, इनके जो भी फॉर्मूले आते हैं उनको आप एक चार्ट बना करके याद कर लेंगे, एक चार्ट बना करके कि ऐसा होता है तो ये वाला है, ऐसा होता है तो इसमें रिजल्ट ये वाले आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार आप निकाल नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि दोनों के बीच में मैंने लिक्विड को फिलअप कर दिया है। अब लिक्विड मैंने इसमें फिलअप कर दिया है, मैंने कंसिडर किया कि लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी रो है। लिक्विड जो मैंने इसमें फिलअप किया है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और इसका जो ये कांस्टेंट है, जो रिलेटिव इसकी परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन r है, और ये जो ब्लॉक है इसका जो डेंसिटी है वो उसको मैंने कितना कंसिडर किया है, सिग्मा किया है। यानी कि लिक्विड जो फिलअप किया है उसकी डेंसिटी रो है, जो आपके पास ब्लॉक है उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फिलअप किया है उसकी रिलेटिव जो आपकी परमिटिविटी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, आपकी एप्सिलॉन r है। ये यहाँ पे गिवन है। तो अब देखिए कुछ केस जो है वो बदल जाएगा। अब FBD जो हम बनाएंगे इसमें, तो FBD पहले वाले की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि पहले तो केवल mg लग रहा था और इधर T लग रहा था और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके अंदर फिलअप करूंगा तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो मुझे करना ही है सिग्मा f इज इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा fx बराबर भी 0 करना है और सिग्मा fy इज इक्वल टू भी 0 करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे मुझे FBD बनाना है, तो FBD में देखिए, FBD में सबसे पहले मैंने लगाया mg, इधर लगा T, इधर लगा, अब Fe नहीं होगा, ये Fe डैश होगा। Fe नहीं होकर के क्या होगा, Fe डैश होगा। क्यों होगा Fe डैश, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया है। अगर पहले फोर्स F था वैक्यूम में, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, Fe डैश इज इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन r। ये नया फोर्स यहाँ पे बन जाएगा। फिर दूसरा देखिए, वेट इधर mg लग रहा था, आपको मैंने बायुएंट फोर्स पढ़ाया था, आपको याद है। तो जब हम किसी ब्लॉक को लिक्विड के अंदर फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड भी उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम कौन सा फोर्स बोल रहे थे 11th क्लास में, बायुएंट फोर्स। और ये बायुएंट फोर्स किधर लगेगा, इसके उल्टा लगेगा, इधर लगेगा। जितने लिक्विड को ये हटाएगा, डिस्प्लेस्ड करेगा, उसके वेट के इक्वल।
तो एक बायोएंट फोर्स इसका और लगेगा Fb, जिससे इसका अपीयरिंग वेट है वो कुछ और हो जाएगा, W डैश इज इक्वल टू W1 माइनस, याद कीजिए अगर डेंसिटी सिग्मा और रो है तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T, ये Fe डैश, ये बायोएंट फोर्स और लगेगा एक, और ये Fe जो है वो इससे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Fe डैश इज इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन R। अगर यहाँ पे आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, एप्सिलॉन R गिवन है, तो ये अब इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए टेन थीटा जो पहले हमने लिया था टेन थीटा, अब ये टेन थीटा जो है Fe बाई डब्ल्यू जो है उसको मैं Fe बाई डब्ल्यू नहीं करके कर दूंगा Fe डैश बाई डब्ल्यू डैश, क्योंकि अब यहाँ पे Fe भी चेंज हो गया है और W भी यहाँ पे रियल वेट नहीं होकर के कौन सा वेट आ गया है, अपीयरेंट वेट आ गया है। तो इस कंडीशन में जब दोनों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिया गया है, इस कंडीशन में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, सॉरी इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा में Fe बाई डब्ल्यू नहीं लिख करके जो Fe बाई डब्ल्यू था उसको मैं कर दूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू Fe डैश बाई डब्ल्यू डैश, जिसमें Fe डैश इस कांस्टेंट के फिलअप होने के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है और W डैश इसका कौन सा वेट है, अपीयरेंट वेट है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू Fe को मैं लिख दूंगा, Fe डैश को लिख दूंगा कितना, F बाई एप्सिलॉन R, और अपीयरेंट वेट जो है W डैश इसको मैं लिख दूंगा W1 माइनस, ये हो गया आपका रो बाई सिग्मा, F अपॉन एप्सिलॉन R, W1 माइनस रो बाई सिग्मा, ये किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की। अब देखिए इसमें F भी आपके पास है, एप्सिलॉन R, W और ये सब आपके पास गिवन होंगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया Fe बाई एप्सिलॉन R, सॉरी Fe बाई एप्सिलॉन R W1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस और बता रहा है, ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू Fe डैश बाई डब्ल्यू डैश, और ये हो गया F बाई एप्सिलॉन R W1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये कह रहा है कि अगर मैंने इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया, सपोज मैंने इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप कर दिया है और फिलअप करने के बाद में भी दोनों अगर फिलअप नहीं किया है, अगर फिलअप नहीं किया है तो एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था, और अगर फिलअप कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, टेन थीटा डैश हो गई। अब इसको थीटा डैश कर लो। जब मैंने इसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप नहीं किया था उस कंडीशन में ये वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा था, थीटा, और अगर मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया तो एंगल कितना बन गया, थीटा डैश। अगर ये कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में दो फोर्स यहाँ पे नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो Fe की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है और दूसरा जो रियल वेट था उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। अगर इनका बैलेंस इस टाइप से बैठे कि जो फोर्स जो लग रहा है, यानी कि जो थीटा है वो पहले वाले केस में जो थीटा था उसके इक्वल ही ये रहे, यानी कि थीटा डैश और थीटा दोनों बराबर ही रहे, या टू थीटा डैश बराबर कितना रहे, टू थीटा रहे, इस टाइप से ही बन जाए वापस। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि इसमें बैलेंसिंग कंडीशन है, अगर ये थीटा टू थीटा डैश या टू थीटा, जब इसके बीच में कुछ भी फिलअप नहीं है, उसमें उस समय पे जो टू थीटा था और फिलअप करने के बाद में टू थीटा डैश आ गया, अगर ये दोनों किसी कंडीशन में बराबर होते हैं, टू थीटा डैश इज इक्वल टू कितना, टू थीटा, तो टेन थीटा डैश किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। इस केस के अंदर मैं कह सकता हूं, स्पेशल केस के अंदर टेन थीटा डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टेन थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि टेन थीटा डैश किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, तो क्या होगा, तो टेन थीटा डैश को मैं टेन थीटा के इक्वल कर देता हूं। टेन थीटा डैश की वैल्यू ये वाली है, F बाई F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई एप्सिलॉन R 1 माइनस रो बाई सिग्मा,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से देखिए एफ ई बाई डब्लू, इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्लू। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो ये एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया है, आपका एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया है, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डब्लू अपॉन 1 माइनस रो बाई सिग्मा, और डब्लू को कितना कर देंगे हम, एम जी कर देंगे। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पर एफ ई बाई डब्लू टेन थीटा डैश को मैंने इसके बराबर कर दिया है। अब इसमें और आगे कोई एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं कि ऐसा केस में हो जाए तो क्या होगा। इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। एक डायग्राम आपको यूं दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें स्ट्रिंग ये वाली एल है, ये एल है, और यहाँ पे एक बॉडी है एम, दूसरा बॉडी ये एम, दोनों पर चार्ज गिवन वैल्यूज क्यू है। ये दोनों में सेपरेशन हो गया एक्स, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, वाई है। इस टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाली लेंथ वाई है और ये एंगल कितना है, थीटा है। एक दूसरा इसी में दिया है कि अगर मैं इनको इस टाइप से जोड़ देता हूँ कि जो ये वाई है, यानी कि ये रस्सी में ऐसे करके और ये ब्लॉक बना देता हूँ ऐसे, और ये मास m, ये q, ये m, ये q, और ये वाली लेंथ है, इसको मैं कितना कर देता हूँ, y बाई 2 कर देता हूँ। यानी कि आपको ये कह दे कि इन दोनों की जो एडजॉइनिंग लाइन है, यहाँ से जो वर्टिकल लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, y है, और दूसरे वाले में इसकी वैल्यू को चेंज करके कितना कर दिया मैंने, y डैश कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर कंसीडर r करता हूँ तो ये कितना हो गया, r डैश हो गया है। पहले सेपरेशन कितना था, r, और यहाँ से ये लेंथ कितनी गिवन थी आपके पास, y। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस लेंथ को अगर आधा कर दिया जाए, जस्ट हाफ इसको कर दिया जाए, तो r डैश की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो r डैश की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, आपको r डैश यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये वाली लेंथ अगर y है और मैंने क्वेश्चन में y को कितना कर दिया, y बाई 2 कर दिया, तो आप पहले r था तो अब ये r डैश कितना हो जाएगा। तो जनरली देखने से ऐसे मत बता देना कि ये y है तो ये y बाई 2 हो गया, तो ये r है तो ये r बाई 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, r और y में एक रिलेशन मेंटेन करना होगा। फिर हमें देखना होगा कि ये r इतना है तो y इतना है, तो फिर r से y चेंज होकर के y बाई 2 हो गया, तो फिर r कितना हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे r और y के अंदर एक रिलेशन मेंटेन करवाना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये वाली वर्टिकल लेंथ अगर y है, इसको मैं y से हटा करके y बाई 2 कर देता हूं, तो अब सेपरेशन जो पहले r था और अब वो r डैश है वो कितना हो जाएगा, यानी r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे r और y के अंदर एक रिलेशन मेंटेन करना होगा कि r और y में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए दोनों के बीच में मीडियम आपका वैक्यूम है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अगर अपन लेते हैं तो कितना होता है वो, एफ ई बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ई बाई डब्लू होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। इसमें देखो ये थीटा है और दोनों में इसमें थीटा है, टेन थीटा यहाँ पे लेते हैं तो ये वाला कितना हो गया है, देखिए ये वाला हो गया है r बाई 2। कितना हो गया है, r बाई 2। एम क्या है मेरा, एम y और r में रिलेशन मेंटेन करवाना है। जो एम है वो y और r में रिलेशन मेंटेन करवाना है। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्लू। अब यहाँ से टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा देखिए ये जो ट्राइंगल है उससे टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना है, r बाई 2 अपॉन बेस कितना है, y।
आर और वाई में निकालना है तो फॉर्मूला मुझे ऐसा लेना है जो आर और वाई में रिलेशन बता रहा है, और इसका रिजल्ट होता है एफ ई बाई डब्ल्यू। तो ये हो गया आपका एफ ई बाई डब्ल्यू। यहां पर एफ ई को कितना लिख सकते हो आप, के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम। दोनों केस में मास सेम है, दोनों केस में क्यू सेम है, दोनों केस में क्या सेम है, आर भी क्या है, सॉरी के सेम है, क्यू सेम है और एम सेम है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं आर बाई 2y। मेरा एम यहां पे आर और वाई में रिलेशन मेंटेन करवाना है, क्योंकि मुझे ये कह रहा है कि इस y को यहां से आधा कर दिया जाए तो r कितना रह जाएगा इस केस में, जबकि दोनों पर मास वही है, दोनों पर चार्ज वही है। अगर इस y को आधा कर दिया जाए तो r और y में रिलेशन मेंटेन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछा गया ऐसा। तो यहाँ पे r बाई 2y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ r बाई 2y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम और 1 बाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है दोनों के लिए, के क्यू स्क्वायर बाई एम। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब, इधर ले गया, ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू 2, सॉरी ये हो गया आपका 2 ऊपर आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एम और ये हो गया इंटू 2y, के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू 2y। यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं ये वाला आर क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू वाई। देखो यहां पर दोनों के लिए ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं पूरे को। अरे मैं इसको यूं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू सी वाई, क्योंकि दोनों के लिए कांस्टेंट है, मुझे आर और वाई में रिलेशन मेंटेन करना है। आर और वाई में रिलेशन मेंटेन करना है तो मैंने लिख दिया आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टू द पावर 2/3। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टू द पावर 2/3। अब इन दोनों में मैं रिलेशन मेंटेन कर दूंगा कि यहाँ पे ये r था, यहाँ पे कितना हो गया y हो गया। अब यहाँ पे r डैश है तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, r डैश बाई r कर देंगे इसको कि नए वाले में क्या बन रहा है। तो r डैश बाई r जो होगा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब r डैश बाई r देखिए कितना हो जाएगा, r डैश बाई r, वहां पर इसको y को y डैश कर दूंगा मैं सेकंड वाले में, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, या इसको आप cy कह सकते हैं। तो ये हो गया r डैश, इसकी वैल्यू हो गई c, ये भी कांस्टेंट है, cy डैश, और ये हो गया सॉरी cy टू द पावर 2/3 और ये हो गया cy टू द पावर 2/3। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। आगे 2/3 ओके। आर क्यूब टू द पावर वाई स्क्वायर था क्या, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे।